हेलो, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता उन सभी महिलाओं को इस वीडियो में जानकारी दूंगी जिन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म कर लिया है। और कुछ महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं जब उनका फर्स्ट 3 मंथ में अबॉर्शन होता है। इस वीडियो से वो जानकारी लेकर कि किस कारण से होता है और उसका उपाय क्या है प्राप्त कर सकती है। मेरे पास हॉस्पिटल में एक महिला आती है और वो कहती है कि मेरा 2 महीने के आसपास का समय चल रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी स्पॉटिंग हो गई, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई। तो मेरे द्वारा ये कहा जाता है कि अपन एक सोनोग्राफी कराकर बच्चे की स्थिति जान लेते हैं। जब वो सोनोग्राफी करा के लौट कर आती है तो उससे बोलते हैं कि इसमें तो बच्चे की धड़कन नहीं है और अपन को सफाई की आवश्यकता होगी। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसका हस्बैंड, उसके साथ घर वाले आते हैं, सबका यही कहना होता है कि मैडम आप ट्रीटमेंट दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। फिर उन्हें बैठाकर आराम से समझाना होता है कि इस अबॉर्शन के कई कारण होते हैं। तो फिर उनका कहना रहता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको भी ऐसे 2 महीने में ब्लीडिंग होने लगी थी और उसको तो ट्रीटमेंट दिया तो वो सब ठीक हो गया। तो वो जो दूसरा जो केस रहा है वो अलग रहा है। उसके अंदर जब सोनोग्राफी कराई थी तो बच्चे की धड़कन थी, अच्छी थी, और जब डॉक्टर ने उसे चेक किया, बच्चेदानी का मुंह बंद था, तो उसने हार्मोनल और जो भी कारण रहा उसका ट्रीटमेंट देके उसे रोक लिया। लेकिन इसमें स्थिति अलग है। हो सकता है बच्चे में धड़कन आई हो और चली गई हो, लेकिन या आई नहीं हो, लेकिन इसमें तो बच्चे की धड़कन, फीटल कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट है। तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। क्या होता है, जब 100 महिलाएं मेरे पास आती हैं, ये इसी के साथ नहीं हुआ है, जब 100 महिलाएं आती हैं तो 15% तो चांसेस अबॉर्शन के होते हैं, और उसमें अधिकांश चांसेस जेनेटिक कारण होता है। जेनेटिक कारण क्या होता है? जेनेटिक कारण ये ऐसे नहीं है कि जैसे आप ये कह रहे हो कि हमें में कोई जेनेटिक इफेक्ट नहीं है, ना हमारे हस्बैंड में है, ना हम में है। आपका ये जो बार बार ये कहना है कि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल है, ये कारण वो नहीं रहता। ये जो अंडा और स्पर्म बन रहा है, ये कुछ डिफेक्ट होता है। क्या होता है, जब ये अंडा और स्पर्म बनते हैं, क्रोमोसोम्स के डिवीजन से बनते हैं। 23 अंडे में होते हैं और 23 स्पर्म में होते हैं, और 23 होके ये 46 किसी ह्यूमन में के सेल में 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। जब ये क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो रहा होता है तो ये कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और उसकी वजह से किसी को कम बनते हैं 22 और किसी को कभी ज़्यादा बन जाते हैं, और इससे जो एम्ब्रो बनेगा वो डिफेक्ट वाला होगा, और इसको ये अपने आप ही खराब हो जाएगा, और इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। और जब आपको ये चीज़ मालूम होगी तो आप भी कहेंगे कि ऐसा हमको बच्चा नहीं रखना है। तो ये कारण तो अपना ये होता है, अधिकांशतः होता है। और ये उन महिलाओं में पाया जाता है जो ज़्यादा उम्र की हो गई हैं, मतलब 35 से क्रॉस कर गई हैं। क्या ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं में हो जाएगा जो 35 की हो रही हैं, लेकिन उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। उनका परसेंटेज 30-40% रहता है, और जो 30 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं उनका परसेंटेज 10% होता है। इसमें इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं, जैसे हुआ थायराइड। थायराइड को अपन जब अगली बार जब प्रेगनेंसी आएगी तो अपन पूरा प्रयत्न करेंगे, सारी जांच कराएंगे, जो भी कारण रहेगा उसका ट्रीटमेंट देंगे, जिससे अपन को 100% सफलता प्राप्त हो। अगर थायराइड है और थायराइड का लेवल ज़्यादा है या बहुत कम है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रेगनेंसी में थायराइड का लेवल 2.5 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माना जाता है, सेकेंड में 3 माना जाता है, और लास्ट में थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तब 3 माना जाता है। और अगर बार बार डॉक्टर चेक कराता है हर ट्राइमेस्टर में और ट्रीटमेंट देता है। तो अगर थायराइड कुछ कारण रहा होगा थायराइड का तो उसका अपन ट्रीटमेंट दे देंगे। कभी कारण रहता है ब्लड शुगर का।
अगर किसी की ब्लड शुगर बढ़ी हुई होती है, मतलब वो डायबिटिक ट्रीटमेंट पहले से ही चला आ रहा होता है और उसे मालूम भी नहीं होता है, और ब्लड शुगर बढ़ी हुई होती है, तो वो भी मिसकैरेज करती है। इसको भी एक नॉर्मल वैल्यू के अंदर होना चाहिए, जैसे अपन GTT के द्वारा खाने के पहले, खाने के बाद में करते हैं। खाने के बाद मतलब एक अलग उसकी जो पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट होता है, और आजकल ग्लूकोज का टेस्ट GTT के द्वारा किया जाता है। खाने के बाद का टेस्ट का जो टेस्ट होता है 1.5 से 2 घंटे के बीच में किया जाता है, वो 140 के नीचे आता है। अगर उससे ऊपर आता है तो डाइट की सलाह दी जाती है, एक्सरसाइज की दी जाती है, और ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है। अगर ये कंट्रोल में चल रहा है तो मिसकैरेज भी नहीं होगा, और कभी अगर बच्चा रुक गया और मिसकैरेज नहीं हो पाया तो वो कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है। कभी इसका कारण PCOD, अगर किसी महिला ने पहले PCOD का ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद वो कंसीव हुई है और फिर से उसका एबॉर्शन हुआ है, तो उसमें फिर हमें हार्मोन जो उसके बैलेंस में रहे, सही रहे उसके हार्मोन, तो उसके लिए हमको मेटफॉर्मिन की टेबलेट भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब हर स्थिति में हमको कारण देखना पड़ेगा। कभी किसी का ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जैसे माँ का अगर नेगेटिव है और पिता का पॉजिटिव है, तो जो बच्चा होता है वो अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका हमको फिर उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर हमें एंटी-डी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसका चांसेस कम रहता है। इसलिए अपन डिलीवरी के बाद भी इंजेक्शन देते हैं, 24 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर दे दिया जाता है। एक कारण होता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में कोई भी किसी महिला को अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी एंटीबॉडी बनती है और उसे ख़त्म कर देती है, मतलब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही स्पर्म के खिलाफ अपने शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, और उसी स्पर्म से जब वो ओवम दोनों मिलकर जो एम्ब्रू बनता है, बाद में जायगोट से फिर एम्ब्रू बनता है, उसे वो फॉरेन बॉडी समझकर हटा देती है, निकाल देती है, मिसकैरेज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी महिला में एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी बन जाती है, ये ब्लड क्लॉट कराती है। जो माँ से जो बच्चे में ब्लड जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, उसकी ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट आ जाता है तो उसकी सप्लाई बच्चे को पहुँच नहीं पाती, बच्चा खराब हो जाता है। तो अब उसमें भी अपन टैबलेट इकोस्पिरिन की स्टार्ट कर देंगे। कभी अगर हिपेरिन देना हुआ तो मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलकर सारी जांचें कराकर हिपेरिन की भी मात्रा डोज देकर कंसीव करने देंगे, और उसमें भी उसका ध्यान रखना है। तो ये सारी जितनी भी जो परेशानी आएंगी, जो कारण रहेगा उसका अपन निदान करेंगे। तो उनका ये कहना था, जो आपने जेनेटिक कारण बताया उसका तो आपने ट्रीटमेंट बताया नहीं, उसका ऐसा कोई खास कारण नहीं होता। कोई मतलब मेडिसिन नहीं देते, कोई खास मेडिसिन अपन दे सकें उसको तो बार बार यही बोला जाता है कि इसमें हेल्दी डाइट लेना है। दोनों को यही समझाया जाता है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट में आपके सारी चीज़ें होना चाहिए, जो आप बैलेंस खाना भोजन ले रहे हैं उसमें आपका प्रोटीन भी हो, और प्रोटीन में आप जैसे दही भी ले सकते हैं, और दालें होती हैं, और जो आप रोटी खा रहे हैं वो मिक्स ले सकते हैं, और सलाद भी लेना है तो आपको फल फ्रूट भी लेना है, सलाद भी लेना है, अच्छी दालें, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेना है। तो ये सारा आपको संतुलित भोजन करना है। अगर आप जिसमें अदरक, प्याज, लहसुन जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भी लेना है।
और कभी क्या होता है, डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट भी दे सकते हैं सप्लीमेंट के रूप में। और जो फोलिक, जैसे माँ को अपन टैबलेट फोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम देंगे। इससे क्या होगा, जो अंडा बन रहा है वो अच्छा विकसित होगा, हेल्दी होगा। और दूसरा, उसमें जो कंजेनाइटल एनोमली जैसे अपन कहते हैं कि ब्रेन की आ जाती हैं, स्पाइन की आ जाती हैं, वो नहीं आएंगी। जो एम्ब्रो बनता है उसमें काफ़ी डिफेक्ट आते हैं, लेकिन फोलिक एसिड इन सबको रोकता है। और फोलिक एसिड की मात्रा अपन ज़्यादा भी ले लें तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन B12 और D3 का अपन को टेस्ट कराना है, और अगर वो कम है तो वो भी सप्लीमेंट के रूप में देना है। ये हेल्दी डाइट तो आपको लेना ही लेना है, साथ में आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है। तो उस महिला का कहना है कि मेरे हस्बैंड जाते हैं और 24 घंटे उनकी फैक्ट्री में रहते हैं, नींद नहीं आती है। तो उन सभी लोगों को जो जो उनकी जिनके हस्बैंड हैं, या जो बच्चा अपना जो हो रहा है उसके जो पिता हैं, उसको अपन को ये एडवाइस देना होगा कि अगर आपको पिता बनना है तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, जिससे आपका स्पर्म अच्छा हो और अच्छे से जो बच्चा है वो अच्छे से विकसित हो और उसका अभाषण ना हो पाए। आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, और जैसे आप रात में सो नहीं पाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, तो आपको पर्याप्त नींद होना चाहिए। अल्कोहल से दूर रहना होगा, टोबैको से दूर रहना होगा, कोई टॉक्सिन कोई केमिकल आपके संपर्क में ना आए, और ये जो आपके संपर्क में जो आता है, रेडिएशन आ रहा है, उससे भी दूर रहना होगा। स्मोकिंग नहीं करनी होगी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। टेम्परेचर क्या होता है, अगर आप किसी गर्म वातावरण में काम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव स्पर्म पे भी पड़ता है। अगर स्पर्म अच्छे होते हैं जब वो कम टेम्परेचर, ठंडा तापमान हो, तो अगर आप गर्म पानी से भी नहाते हैं तो ठंडे पानी से नहाइए, जिससे उसका जो स्पर्म है वो अच्छे से विकसित हो। कुछ महिलाओं कहती हैं कि अरे आप ऐसा अभाषण हो गया था तो आप हम लोग टॉर्च टेस्ट करा लें, क्योंकि उस डॉक्टर ने कराया था। तो आज मैं बता दूँ इस टॉर्च टेस्ट के बारे में। अगर आपको बहुत कम इन्फेक्शन की वजह से होता है, अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा, टॉर्च टेस्ट में बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइट, ये तो इन्फेक्शन होते हैं। अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा तो अपने शरीर में एंटीबॉडी बनती है। तो अगर टॉर्च टेस्ट में वो अपन 5 टेस्ट, रूबेला, ये सब टेस्ट कराते हैं, टॉक्सोप्लाज्म है ना, साइटोमेगालोवायरस, तो ये सब की तो आपकी एंटीबॉडी बन गई होंगी। अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा। अतः इस वीडियो में आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है और मेरी ये कामना है कि आप इन सब का जो मैंने कारण बताए हैं उसका उपाय करके 100% आपकी जो माँ के घर में शिशु पल रहा है अच्छे से बच्चे को विकसित हो और अच्छे से उसकी डिलीवरी हो, अभाषण ना हो पाए और 100% सफलता मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।